जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? मैं क्लास जी, स्टार्ट करूँ? आ रही है। वालेकुम जी, ठीक है। सलाम। हम लोगों ने कल की क्लास के अंदर जो भी पढ़ा था, मैं उसका थोड़ा-सा एक आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। हम लोगों ने तारीख़ को डिस्कस किया था, फिर हमने दौरे जदीद में देखा था कि इसकी ज़रूरत क्यों है, और हमने ये देखा था कि एक हिजामा थेरेपिस्ट को क्या होना चाहिए। डेट्स के बारे में देखा था, बच्चों पे हिजामा करना चाहिए, ख़वातीन के ऊपर जो मिथ है, हमने सब इन चीज़ों के ऊपर बात की थी। यकीनन आप लोगों ने कोशिश की होगी कि अपनी रिकॉर्डिंग को ज़रूर सुनें, और ये मेरी दोबारा रिक्वेस्ट होगी कि रिकॉर्डिंग के साथ-साथ आप जब सुनेंगे अपनी क्लास को, जैसे आप काम करते हुए अपनी रिकॉर्डिंग लगा दें, ताकि एक चीज़ आपके बार-बार माइंड में रहे। जैसे मैंने कल बात की थी कि एक हिजामा थेरेपिस्ट के लिबास के ऊपर तो किसी ने सवाल पूछा था कि कैसा लिबास होना चाहिए। देखिए, एक तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कैसा लिबास होना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने लिए एक अच्छा-सा कोई भी डार्क कलर का ट्राउज़र और घुटनों तक कोई अगर शर्ट आप अपनी बनवा बना लेते हैं, ओपन शर्ट अच्छे से ही, तो आप अपने उस लिबास को कंटिन्यू कर सकते हैं। और क्योंकि हमारा काम ख़वातीन से होता है, तो इसलिए हमें ये भी नहीं है कि कोई मतलब यानी कि पर्दे का इसके बाजू थोड़े-से आपके 3 क्वार्टर हों, ताकि आपको काम करने में आसानी हो। अच्छा, इसके अलावा जिस चीज़ को आप अपने ऊपर मस्ट करेंगी, वो आपके ग्लव्स हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से कल बात रही थी। अच्छा, जैसे ही आपकी क्लास एंड होगी, उसके ठीक 10 मिनट्स की ब्रेक के बाद आप दोबारा क्लास को रीजॉइन करेंगे। और हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले अकेडमी की तरफ से और मिस फातिमा ने जब आपको कल बार-बार रिमाइंडर दिया कि आप अपनी अ, इसके साथ नाम के साथ शामिल हों, उसकी एक ही वजह है कि हमें जो है अपने नाम के साथ इसलिए कहते हैं ताकि इन्हीं नाम के साथ हम सर्टिफ़िकेट्स को आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफ़िकेट जारी कर सकें। फिर बाद में ये बहुत मुश्किल होती है। और दूसरी चीज़, अगर आप अपनी क्लासेस को लेंगे, जब हमारा एंड पे 7-7 टेस्ट सेशन लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप उस टेस्ट सेशंस को कंप्लीट करेंगी, तो आपको आपका पार्टिसिपेशन सर्टिफ़िकेट भी मिलेगा, अदरवाइज़ हम आपको वो नहीं देंगे जब तक हमारी तरफ से डन नहीं होगा। तो इसलिए अपने वक़्त को साथ-साथ कीमती बनाएँ। जो आपकी हफ़्ते में 3 क्लासेज़ है, मैं उसको दोबारा कहूँगी कि इसको सुनें, ताकि साथ-साथ आप अपना काम, आपका बर्डनाइज़ ना हो सके। ठीक है? अच्छा, आपके लिबास पे बात हो गई थी कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी बात के अंदर एक पूरा एहतमाद होना चाहिए। वो एहतमाद तब आएगा शुरू में, आपको इस बारे में भी नया-नया है। आप पेशेंट से कंसल्टेशन ली, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर है, आपके घर का कोई बंदा है, आपसे किसी ने बाहर से पूछा, आपने तसल्ली से उसकी बात सुनी, उसके बाद आपके ज़हन में होना चाहिए कि आपने उसको क्या पॉइंट्स लगाने हैं। और अगर वो आपसे क्या-क्या सवाल पूछ सकता है, वो सवाल आपसे ज़रूर पूछते हैं पेशेंट्स। ख़ास तौर पे हमें लगता है कि बाहर वाले, जब हमारे घर में भी कुछ ऐसे अफ़राद होते हैं, जो पहले सैटिस्फाइड होना चाहते हैं कि इंसानी जिस्म है, हमने उनके अपने आप को उनके हवाले किया है, तो वो जानना चाहते हैं कि आप हमारे साथ क्या करेंगे? इसलिए आपको पास उनके सवालों का जवाब होना चाहिए कि आप कौन-सा पॉइंट कहाँ पे लगा रहे हैं और लॉजिकली क्यों लगा रहे हैं। इसलिए मैं बार-बार कहूँगी कि आपका इसका अपना इल्म का जानना बहुत ज़रूरी है। लिबास पे बात हो गई, दूसरी चीज़ आपके ग्लव्स, मस्ट है कि आपके पास ग्लव्स ज़रूर मौजूद हों। अच्छा, हम पॉलीथीन के ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने 1 से 2-3 कप लगाने हैं तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, मैं भी यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपने लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें सर्जिकल ग्लव्स को यूज़ करना चाहिए। उसमें भी मेक श्योर करना चाहिए कि आपका साइज़ ठीक हो। स्टूडेंट्स शुरू में बहुत गलती करते हैं कि वो अपने साइज़ से बड़ा ले लेते हैं। हमेशा लेडीज़ के लिए देखा गया है, आप अपने हाथों को देख सकते हैं कि आप पे छोटा साइज़ स्मॉल या मीडियम, लार्ज में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्मॉल और मीडियम में रहें, जितना फिट होगा उतना आपके लिए कैरी करना आसान होगा। ग्लव्स लाज़मी वेयर करें, ताकि आपको क्रॉस कंटामिनेशन ना हो, किसी के जर्म्स आपको ना लगे। तीसरी चीज़, आप फेस मास्क मस्ट लगाएँगे। ये पूरी कोशिश करनी है कि आप फेस मास्क लगाएँ, क्योंकि जब हम कप को लगाते हैं और ब्लड निकालते हैं, तो उसके छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो हवा में रहते हैं, जो आप इन्हेल कर लेते हैं। लॉन्ग टाइम तक जब हम ये चीज़ें करते हैं, तो फिर ये चीज़ें हमें इंटरैक्ट करती हैं हमारे साथ। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि आप मस्ट करें, आपने ग्लव्स पहने हों, मास्क लगाया हो। अच्छा, बाल प्रॉपर्ली समेटें। ये हमारा काम ऐसा नहीं है कि जी हमने बालों को खुला छोड़ा हुआ है या कोई स्टाइल बनाया हुआ है, या हमारे बालों के आगे से वो कुछ लटें निकल रही हैं, वो मुँह पे पड़ रही हैं, नहीं। प्रॉपर्ली आपके बाल जो हैं वो टाई होने चाहिए, आपकी, ताकि जो है आप काम करते हुए वो आपको डिस्टर्ब ना करें। बाजू भी मैं हमेशा स्टूडेंट से कहती हूँ कि ऐसे स्लीव्स आप इंतखाब करें, ये नहीं कि बेल बाजू हैं, खुले हैं, वो आपके बीच में लग रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें
आपको बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाती है जब आप अपना काम कर रहे होते हैं। आप देखेंगे जब आप इस फील्ड में आए हैं, आप बहुत सारे लोगों को हिजामा करते हुए देखेंगे, लेकिन अपने सही नॉलेज की वजह से और छोटी छोटी टेक्निक्स को यूज करने की वजह से उनका काम बहुत डिफरेंट होता है। इस वजह से आप लोगों ने इन सारी चीजों का ख्याल रखना है। मेक श्योर करना है कि आपके कपड़े ऐसे ना हो कि आपको काम करते वक्त मुश्किल हो। अच्छा, फिर हम पेशेंट से कहते हैं कि आपकी ये आपके लिए है। हमने पेशेंट की भी चीजें बाद में देखनी है, जो चीजें आपने अपने लिए देखनी है उन सारी चीजों पे अभी भी हम बात करें। आपके लिबास के ऊपर बात होगी, आपकी सेफ्टी होगी। फिर एक आपको बहुत ज्यादा मिथ सुनने को मिलता है कि आपने अपने घर में ही जामा नहीं करना। आपने ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कल बताया था कि जब मुआलिज पे खसूसी अल्लाह की रहमत होती है, मुआलिज पे खसूसी अपनी अल्लाह की रहमत होती है, मुआलिज को कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल एक मिथ है। कभी आपने देखा है कि स्किन के डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स में से एक डिपार्टमेंट स्किन का डिपार्टमेंट भी है? तो क्या स्किन की डॉक्टर्स को खुदा ना वो सारी बीमारियां लग जाती हैं जो स्किन की इतनी सीवियर कंडीशंस लेकर लोग आते हैं? नहीं लगती ना, क्योंकि थोड़ी सी एहतियात और सबसे बड़ी बात अल्लाह की रहमत होती है। तो आपको ना लोग डराएंगे कि जब आपने हिजामा नहीं करना या आप कर रही हैं, तो दो तीन चीजें आपको सुनने को मिलेंगी कि जी जिसके साथ ना नजर बद जादू है आप उनका हिजामा ना करें। अब यहाँ पर ना अब थोड़ा सुनने को कम मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। वरना जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरे पास लोग जब कॉल करते थे पूछते थे क्या आप सर का हिजामा लगाती हैं? तो मैं कहती थी जी। तो इनका नहीं, बहुत सारे थेरेपिस्ट कहती हैं हम सर का हिजामा नहीं करते। वो इसलिए नहीं कि अगर उनके साथ कोई मसला तो हमारे साथ ना हो जाए। अगर आपके अंदर ये डर है या आपके अंदर ये थोड़ा सा भी इस चीज को लेके शक है, तो फिर आप एक अच्छे मुआलिज नहीं है। मुआलिज का दिल खुला होना चाहिए, उसको अल्लाह की जात पे कामिल यकीन होना चाहिए कि मुझे करना है। फिर कुछ मैंने ये भी सुना कि हेपेटाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं, वो अपना इलाज करवा चुके थे, उसके दौरान में अगर वो हिजामा लगवाना चाहते हैं तो लोग उनका भी इलाज नहीं करते कि कहीं हमें इनकी जैसे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। ऐसा नहीं होता। आपने ग्लव्स पहने हुए, मास्क लगाया हुआ है, आपने अपनी जगह को क्लीन रखा है, या स्किन की जो सीवियर डिजीजेस के लिए पेशेंट्स आते हैं लोग उनका भी नहीं करते। तो ऐसी किसी चीज को आपने अपने अंदर नहीं पालना। आप एक बहुत बड़ा अपने इंतहाब पे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह सुब्हाना तआला का इंतखाब है कि अल्लाह ने हमें चुन के बिठा दिया है। ना ये आपकी कोई खास चीज थी, ना ये कोई मेरी खास चीज है कि हमने कोई बहुत कोई अच्छा ऐसी ऐसी चीज की कि अल्लाह, ये अल्लाह का इंतखाब है। उस पे हमने आजिज होना है और आपने एक अच्छी नीयत रखनी है। देखें, ये ना एक बात याद रखिएगा, आप लोगों ने अपनी अपनी अच्छी अच्छी नीयतें की होंगी, आपकी नीयतें होंगी, लेकिन फैसला अल्लाह का था। जरूर किसी की खैर का काम आपके हाथों होना था कि अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी सुन्नत से नवाजा है। तो इसलिए मैं इस पे भी ये कहती हूँ कि ये अल्लाह का बड़ा एहसान है हम पे। तो इसलिए इसको अपना जो ये वाला वक्त है ना, ये आपने बहुत कीमती बनाना है। तो ताकि आप इन जो चीजें, ये एक स्टेप है, इस स्टेप को बेहतर तरीके से सीख सके और अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं आपको बेहतर तरीके से सिखा सकूं। अच्छा, ये अब आप जो एज अ मौलिक जो चीजें आपकी थी, आपने अपने अंदर इस तरह का कोई डर खौफ नहीं लेना। आपको कोई कुछ भी कह रहा है, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। ये आपने जहन में रखना है कि मुझ पे खुसूसी अल्लाह की रहमत है। तो इस वजह से ना ही आपने सोचना कि किसी की नजर बद, किसी की जादू, या किसी की स्किन डिजीजेस, या किसी की कोई ऐसा प्रॉब्लम मुझे हो सकता है, आपको नहीं हो सकता, ना आपके घर वालों को हो सकता है। आपने जिस जगह पे हिजामा का इंतखाब किया है, उसके बाद उस जगह को डीपली क्लीन करना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए इसको आपने हर चीज को, जैसे देखें हमारे पास, हमने जब ग्लव्स पहने होते हैं, अगर हमें लगा कि हमारे हाथों, फिर टिशू, टिशू का इस्तेमाल आप अच्छी क्वालिटी का करें। यहाँ से भी होता है कि मेस क्रिएट होता है, हम क्या करते हैं, लो क्वालिटी टिश्यूज यूज करते हैं। मैंने मेजोरिटी लोगों को देखा है, मेजोरिटी, कि वो ना पेपर टॉयलेट जो होते हैं रेड कलर के, वो उनको यूज कर रहे होते हैं, या उसमें अगर बेहतर होता है तो वो रोल यूज करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। आपको टिश्यू अच्छी क्वालिटी के यूज करने हैं और पैकेट वाले यूज करने हैं जिनको निकालने में आपको आसानी हो। जब हम रोल से उतारते हैं ना, तो वो सारा उसके जर्म्स आपके पूरे रोल पे लगते हैं। ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से आप लोगों से डिफरेंशिएट करते हैं, जिससे पता चलता है कि आप प्रॉपरली पढ़ के आए हैं। इससे ये नहीं है कि इससे पता चला कि जी आपने, आपको काम बस, आपने बस बैठे और बस फटाफट स्केचेस लगा लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोगों का ये यही चीज आप लोगों को जो है वो डिफरेंशिएट करेगी। तो इस तरह से जो है आपने अपने काम को लेकर चलना है। दूसरे, आपने अपने टिश्यूज को देखा। फिर जो चौथी पांचवी चीजें जो भी है, हम जो लिस्ट आपकी आप अपने लिए बना रहे हैं एज अ मॉलिज, जो चीजें आपके पास मौजूद होना चाहिए। फिर आपकी किट प्रॉपरली आपने पेशेंट के सामने खोलने हैं कप्स। कुछ लोग क्या करते हैं कि ना फटाफट कप्स खोल के रख लेते हैं ताकि हम आए, हम वापस तो हम फटाफट अपना काम करें। ये नहीं करना आपने।
इसीलिए मैंने शुरू में इन सारे छोटे-छोटे पॉइंट्स पे आपसे बात कर रही हूँ, ताकि आपको पता हो कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। कप के ऊपर आपका पॉलीथीन चढ़ा होता है, वो आपने पेशेंट के सामने खोलना है। एक पेशेंट को कितने कप लग सकते हैं, आप उसको 10 से 12, 12 से 13 शुरू में, इससे ज़्यादा ना जाएँ। आप 12 की रेंज में रखें, ठीक है? 12 से ज़्यादा कप ऊपर ना जाएँ। 12-15 के अंदर-अंदर आप उनको कप लगाएँगे। तो आप अपने लिए 4 से 6 बड़े कप पकड़ सकते हैं, 2 छोटे कप ले सकते हैं। इसको आप अगर आपने मिसाल के तौर पे 4 बड़े कप लिए हैं, अगर आपने 4 जगहों पे लगाए हैं, आप उनको जब उतारें तो उसी कप को क्लीन करके आप अगली 4 जगह पे लगा सकते हैं। लेकिन एक पेशेंट का हिजामा मुकम्मल कर दिया है, आप उसकी किट को, यानी उसके कप्स को वेस्ट कर देंगे, ठीक है? वो फिर दोबारा रीयूज़ नहीं होंगे। बहुत बड़ा मिथ है, और मैंने कराची में ख़ास तौर पे देखा है कि वहाँ पे लोग इसको, कप्स को, कहते हैं कि आप ये साथ ले जाएँ, हमने साफ़ कर दिए, गर्म पानी से धो के ले आइएगा। बिल्कुल भी नहीं। डिस्पोजेबल का मतलब है वन टाइम यूज़, ठीक है? वन टाइम यूज़ है, आप उसको रीयूज़ नहीं करेंगे। आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया। अब ये वाली ये मुझे इतनी डिटेल में इतनी छोटी-छोटी बातें बताना पड़ती हैं, क्योंकि लोग ये बार-बार करते हैं। अभी भी लोग ये चीज़ करते हैं कि नहीं, आप हमारी कप है ना तो हम धोकेंगे। आपने ऐसा किसी के साथ नहीं करना, ना आपने खुद के साथ ये चीज़ करनी है कि जी कप बचा लूँ, कप नहीं बचाने। देखें, हर जगह का, हर इलाके का अपना एक है। अब मैं पर कप 300 अ अ, 350 लेती हूँ, ठीक है? 350 लेती हूँ, और पर सिटिंग हमारी वैसे होती है 3500। तो अब देखिए 3500 में हमारा बहुत भी खुला सामान लग जाएगा, 500 के अंदर लग जाएगा। अच्छा देखिए, जब मैं प्राइवेट करती थी तो मेरा अलग है, अब हम लोग हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, हॉस्पिटल के चार्जेज़ ही 3500 है। तो आप ये देखिए, हमारा जितना भी सामान खर्च होता हो, तो उसके अंदर आपके इतनी कॉस्ट नहीं आती कि आपने कॉस्ट कटिंग के लिए अपनी चीज़ों के मेयार को ख़त्म करना है। यहाँ से आपका प्रोफ़ेशनल होना और आपका ठीक तरीके से पढ़ा-लिखा होना साबित होगा। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखना है, टिश्यू की क्वालिटी, और फिर आपकी जो डस्टबिन है ना, वो फुट ऑपरेटिंग होनी चाहिए, खुली डस्टबिन नहीं रखनी। एक ही दफ़ा आपने छोटी-छोटी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कि आपने एक डस्टबिन ली जो आपकी फुट ऑपरेटिंग है, आराम से अपने पाँव से इसको हल्का-सा पंच किया और आपने उसको खोला और आपने अपनी चीज़ें उसमें डिस्कार्ड की, ताकि आपका एनवायरनमेंट भी क्लीन रहे और देखने वालों को भी जो है ना वो बुरा ना लगे। ये आपकी तरफ की चीज़ें थी, ठीक है? अगर कोई चीज़ रह जाएगी तो इंशाल्लाह साथ-साथ जो है ना वो मैं आपको बताती जाऊँगी। पहला आपका लिबास था, फिर आपका मैंने बताया कि आपके टिश्यू की क्वालिटी, आपकी डस्टबिन, आपका फेस मास्क, आपके कपड़ों का ध्यान कि कैसे होने चाहिए, फिर आपकी ग्लव्स आपके लाज़मी होने चाहिए। इन सारी चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है, और अपने दिमाग में चीज़ें नहीं पालनी, मैंने इसको करना है, इसको नहीं करना। इन सारी चीज़ों को आप क्लियर हो गए। अब पहले हम हिजामा करने से पहले इसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। अब पेशेंट के साथ आप जब हिजामा करते हैं, तो क्या-क्या हो सकता है? तो इसके बारे में भी इल्म होना चाहिए। हमने हिजामा पढ़ लिया, हमें लगाना आ गया, हमें चलो एनाटॉमी, फिज़ियोलॉजी भी समझ आ गई, लेकिन हमें कुछ चीज़ों पे आके अगर हम घबराएँ, ये भी नहीं होना चाहिए। तो हमें शुरू में पता होना चाहिए कि मेरे कपिंग करने से पहले या बाद में पेशेंट के साथ क्या हो सकता है। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। हमने आपकी चीज़ों को क्लियर किया कि ये चीज़ें आपने ख़्याल रखनी है, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आप ये अपने घर में कर रहे हैं, आप अपने यानी किसी घर वाले को कर रहे हैं, तो आती हैं। आप बेशक बिठाकर करें उनको, अपनी सुफ़रा शीट्स बहुत चीप कॉस्ट पे होती हैं, इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। आप ना इतने दायरे में बिछा दें जिसमें आपको पता है कि अगर आपने बिठा के किया है या लेटा, चादर के ऊपर भी बिछाया, ताकि अगर कुछ गिरा है तो वो शीट के ऊपर गिरा है, आपने समेटा, समेट के आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो यहाँ से आपकी और ज़्यादा आपकी प्रोटेक्शन रहती है और सफाई रहती है। ठीक है? अब चौथी आपने जो अब आपने अब आपने देखना है कि पेशेंट, अब आपके पास एक पेशेंट आया है। मैंने जिसके लिए आपको ये चीज़ बोली थी कि आप पेशेंट को ख़्याल रखेंगे कि पहले उसकी हिस्ट्री लेंगे, फिर आप अपने दिमाग में तरतीब देंगे कि आप उनको कौन से पॉइंट्स लगाएँगे। इस प्रॉब्लम के लिए आप उनको क्या क्या कैसे डील करेंगे, ठीक है? उसके मुताबिक आप अपना ट्रे रेडी करेंगे। आपकी ट्रे आपको बता दिया जाएगा इंशाअल्लाह कि ट्रे में क्या चीज़ होती है, लेकिन मैं वर्बली बता देती हूँ। आपकी एक गन होती है, आपके कप्स हैं, आपके ब्लेड्स हैं, आप उसके अंदर अपने ग्लव्स रखते हैं, अपनी गुड क्वालिटी टिश्यू रखते हैं। बैग का रोल अपने सामान में लाज़मी रखें। ये नहीं कि अब आपके पेशेंट आया और आप घर में ढूँढ रहे हैं कि कोई मुझे गार्बेज बैग मिल जाए। तो एक रोल हमेशा अपने पास रखें, डार्क कलर का, जैसे ब्लैक कलर का, ताकि जिसमें आप उसको अच्छे से बंद करके जब डिस्कार्ड करें तो किसी को तकलीफ ना हो कि वो शॉपर को पकड़ते हुए भी, फेंकते हुए भी। ठीक है? अब पेशेंट की साइड आती है।
पेशेंट आपके पास आया, आपने उसकी हिस्ट्री ली, अपने दिमाग में तरतीब दिया कि आपने उससे कौन से पॉइंट लगाने हैं। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, खास तौर पे जो टीन एजर्स बच्चियां होती हैं, अ, आप लगा लें 15 साल से लेके, आप लगा लें 20 साल, 20-21 साल, 18 साल, टीन एज है। उसके बाद भी हमने देखा है कि 18 से लेके 25 साल तक, यानी 15 से 25 साल की जो हवा लड़कियां होती हैं, उनमें ये मसला होता है कि समटाइम्स सिर्फ हम कप लगाते हैं, सिर्फ कप लगाते हैं अल का। अल काहिल किसे बोलते हैं? दो मोहडों के दरमियान हिजामा लगाना, जिसके बारे में हदीस मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दो मोहडों के दरमियान हिजामा आपकी 70 बीमारियों का इलाज भी है और उससे प्रोटेक्शन भी है। अब वो कैसे पता चलेगा कि दोनों कंधों के दरमियान में का दरमियान एक्चुअली क्या है? वो आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगी। लेकिन आपने बस ज़हन में रखना है, अल काहिल का वो पॉइंट होता है, उसको अरबी में अल काहिल बोलते हैं, और चाइनीज उसको बॉडी का सेंट्रल पॉइंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी मैं बताऊंगी। अच्छा, अब आपने ये देखा कि हमने पेशेंट की हिस्ट्री ले ली थी, अपने दिमाग में हमने पूरा सेटिंग कर ली थी कि पेशेंट को हमने क्या पॉइंट्स लगाने हैं। अब पेशेंट को जब हमने कप लगाया, पहला कप लगाया अल्काहिल के ऊपर, समटाइम कहता है पेशेंट फेंट हो जाती है। हमने भी हिजामा स्टार्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा है कि पेशेंट के दिमाग में जो फर्स्ट टाइम करवाने में इतना खौफ होता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मेरा कितना ब्लड निकलेगा। और इस खौफ की वजह से कि मुझे स्क्रैचेस लगाने से बहुत ज्यादा पेन होगी, पेशेंट को सिर्फ कप की सक्शन मिलती है। पेशेंट खौफ से ना उसका रंग सफेद होने लगता है, वो नीम बेहोशी की तरफ चली जाती है। अगर पेशेंट ऐसा हो गया, इसमें मैं पेशेंट का नाम ले रही हूँ, इसमें मैं आपको बीच में आप लड़कों को भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप अपने घर के महरम रिश्तों को भी हिजामा करें। अच्छा, इसमें भी एक मिथ है, एज अ मॉलेज हमें इजाजत है कि हम मेल और फीमेल दोनों का हिजामा कर सकते हैं। अब जब डॉक्टर्स के पास मेल पेशेंट्स आते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं, वो कर देते हैं। हाँ, लेकिन अगर हमारे करीब तरीन जेंट्स पेशेंट्स की सहूलत मौजूद है तो फिर लेडीज से हिजामा करवाने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी के पास जेंट्स पेशेंट की इसी तरह लेडीज मौजूद है तो वो जेंट्स के पास ना जाए, जेंट्स मौजूद है तो वो लेडीज के पास ना जाए। लेकिन अगर हम किसी ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहाँ पे ये फैसिलिटीज नहीं है, तो एज अ मॉलेज हम उनका हिजामा, उनका सिर्फ उतना सतर खोल के जितने की जरूरत है हम हिजामा कर सकते हैं। अब यहाँ अच्छा, इसमें सतर का मामला भी मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। खवातीन भी समझती हैं, आती हैं, अपना एकदम शर्ट उतारती हैं, रिमूव करती हैं, जी आप लगा लें हिजामा। नहीं, एज अ मॉलेज आपने ये चीज देखनी है कि आपने सिर्फ उतना सतर खोलना है, खुलवाना है जितने की जरूरत है। और वो भी अब ये नहीं करना कि अगर आपके पास अगर मतलब यानी कि वो आप ख्याल ही नहीं कर रहे इस चीज का, ये भी गुनाह है। आपकी नजर बिला वजह इधर उधर नहीं जानी चाहिए, इस चीज की आपको बड़ी नजरों की हिफाजत करनी पड़ेगी। फिर इस चीज में एक और चीज होती है, खवातीन की मतलब फितरत में ये चीज शामिल है। एज अ मॉलेज भी लोग ना बाद में बातें करते हैं कि ये देखो सो खवातीन की लिबास ऐसा था, उसकी ये चीज ऐसी थी, उसकी उसने ये किया हुआ था, उसने ये नहीं किया था, यानी मुख्तलिफ बातें की जाती हैं। एज अ मॉलेज आपने ऐसी कोई चीज नहीं करनी ना, आपकी किसी आपने कुछ देखा ऐसा, और अगर आपने देखा तो आप उस पर खामोशी इख्तियार करेंगे, ये आप पे फर्ज है। आप ऐसी कोई चीज इख्तियार नहीं करेंगे, ऐसी किसी चीज के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, तो ये गुनाह की बात हो जाएगी। हम देखें, मुआलिज कोई भी है ना, मुआलिज जब उसके साथ टैग लग गया ना, एक डॉक्टर का, एक मुआलिज का, तो उसकी जिम्मेदारियां आम लोगों से डिफरेंट हो जाती हैं। उसकी अब हमारे पास ना एक ही फैमिली के कोई 10-20 लोग भी आ रहे होते हैं। तो अगर हम ये बात की करें कि मेरे पास एक बहन आई और दूसरी बहन आई, मैंने उससे उसकी बात की, उससे उसकी बात की, तो ये हमारे प्रोफेशन का हिस्सा नहीं है। मुआलिज के लिए उसकी पेशेंट की जो प्राइवेसी है उसका बहुत ज्यादा ख्याल होना चाहिए। वो अपनी बात वो किसी से कोई चीज उसकी शेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो इस इन सारी चीजों का आपने ख्याल रखना है कि आपने किस तरह से लेकर चलना है। अच्छा, ये किसी ने मैसेज किया हुआ है कि आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। उनको शायद चलो ठीक उसी है, में समान आ रही है। चलो ठीक है, मैं इसीलिए एकदम वो बीच में रुकी हूँ कि शायद किसी को आवाज का इशू हो रहा है। तो इसलिए हम सतर का भी ख्याल रखेंगे, उनकी बातचीत का भी ख्याल रखेंगे। अच्छा, मैंने इसमें कहा मरीज की बात की कि इसमें लड़के भी बेहोश हो जाते हैं। इसमें भी 15 साल से लेके 25 साल तक के अगर आपने किसी को लगाया है तो एकदम वो भी फेंट हो सकते हैं। ये कप लगाने की बात करें भी, हमने स्क्रैचेस नहीं किए। अच्छा, अगर आपने वो नहीं हुआ फेंट या नहीं हुई तो आपने लगाया और आपने स्क्रैचेस लगाए हैं, आपने देखा कि एकदम वो कह रहा है कि मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे बहुत लो फील हो रहा है,
या मेरा मुझे मुझे अजीब सा फील हो रहा है, या मुझे वॉमिटिंग फील हो रही है, ये चार पांच कैफीन है जो पेशेंट आपको बताता है। आपने सिंपली हाइपर नहीं होना। आप हाइपर हो जाएंगे तो मरीज और डर जाता है। आपने कहना इट्स ओके, रिलैक्स हो जाए। आप उसको आराम से लिटा दें अगर वो बैठा हुआ है। ज्यादातर ये कैफीन बैठे हुए होती है यंगस्टर की। वैसे मैं प्रेफर करती हूँ हिजामा बैठ के करने को, क्योंकि आपकी अगर आपने बिठाया होता है ना तो फोर्स कमर पे, आपका ब्लड की सर्कुलेशन फास्ट होती है। जब हम बैठते हैं तो हमारी कमर के ऊपर एक फोर्स आती है ना बैठने बैठने के लिए, तो वहां पे सर्कुलेशन फास्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपको लगे इस एज की, मैं कोशिश करें कि बच्चे और लड़के और लड़कियों को लिटा के हिजामा करें। अच्छा, अगर आपने लिटा के भी किया और कहना कि हमें लो फील हो रहा है, तो कोई मसला नहीं। आप आराम से, आपने कप उतारा, आप उनसे कि बिल्कुल ईजी हो जाए, कुछ नहीं हुआ। आराम से कप उतार के साइड पर रखा, और आपने फौरी पानी नहीं पिलाना उनको कि नहीं नहीं फटाफट पानी लेके आए। बिल्कुल हाइपर नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। होता ये है कि जैसे ही हम कप लगाते हैं, सम टाइम ब्रेन में ऑक्सीजन कम हो जाती है, पेशेंट घबराहट की वजह से जो है ना वो ये चीज करता है। 1 से 1.5 मिनट की कैफियत होती है। आप उसको सीधा लेटाएं। लेटाने के बाद उसके इर्द गिर्द नहीं आना। वो क्या होता है, घर वाले में से कोई साथ होता है तो वो एक दो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी नहीं होता उनको। आप सबसे पहले उनसे कहा बिल्कुल साइड पे हो जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उनको जैसे ही 1 से 1.5 मिनट गुजरेगा, सर्कुलेशन जब लेटाने से इवन होगी, 1 से 1.5 मिनट के बाद आप उनको 1 से 2 घूंट पानी दे सकते हैं। शहद वाला पानी पिला सकते हैं। गर्मी है तो आप अपने पास कोशिश करें कि कोई शरबत रख लें, आप शरबत पिला दें। अच्छा, हम ना एहतियातन जो है ना, खास तौर पे ऐसे पेशेंट जिनका हमें पता हो, एक दफा हिस्ट्री हो हमारे पास कि ये फेंट हुई हैं, हम उनको ऑलरेडी कहते हैं कि जी मिस ये शरबत पड़ा हुआ है, पहले आप ना इसकी एक गिलास पी लें, उसके बाद आप अपना हिजामा स्टार्ट करवाएं। तो हम लोगों ने क्लिनिक में सर्दियों गर्मियों के अंदर रखा होता है। सर्दियां तो सादा पानी पिला दें, कोई कैंडी पास रख लें, उनके मुंह में कैंडी दे दें। थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही उनके अंदर वो मीठा जाता है, या थोड़ा सा वो लेटते हैं, वो रिलैक्स हो जाती हैं। आप उनसे पूछें अगर आप हिजामा करवाना चाहते हैं तो ठीक है, वरना हम अगली दफा आ जाएं। कभी कभी पेशेंट बात देते हैं, नहीं मैं ठीक हूँ, आप एक एक करके कर दें, आप करके देखें। अगर दोबारा ये कैफियत हो, फिर बिल्कुल आप उसका हिजामा नहीं करेंगे। आप उनसे कहेंगे नहीं, आप थोड़ी सी अपनी इम्यूनिटी बनाएं, जहन बनाएं, उसके बाद आप हिजामा करवाएं। और अक्सर ऐसे पेशेंट बड़े मस्कुलर होते हैं, और ऐसा नहीं कि बड़े कोई पतले दुबले पेशेंट्स ही ऐसा करते हैं। काफी हैवी बल्कि पेशेंट्स भी ये चीजें कर देते हैं। तो इसके लिए परेशान है ना, पेशेंट को कुछ नहीं होता। ठीक है, इसलिए इस चीज का भी ध्यान में रखना, सिर्फ एक ये चीज होती है। और वॉमिटिंग उनको तब होती है जब हम फौरी पानी दे देते हैं। वो फौरन पानी देने की से पेशेंट वॉमिट कर देता है। तो इसलिए आपने एहतियात इस चीज से करनी है कि जब आपने पेशेंट को बिठाया, आप पेशेंट को बिठाने से पहले आपने तसल्ली से उसकी हिस्ट्री ली, उसके सामने उसका ट्रे रेडी किया, उसके सामने आपने कप के ऊपर से जो है उसका पॉलिथीन रिमूव किया। आपने उसको लिटाकर या बिठा कर फैसला किया, आपने पूछ लिया आपको लो तो नहीं फील हो रहा। कपिंग करने के बाद पहला कप पहले लगाएं, स्क्रैचेस लगाएं, देखिए ब्लड कैसा निकलता है। लाइट निकल रहा है तो हमारे पास ऑप्शन है अगले कप में थोड़ा सा तेज स्क्रैचेस को थोड़ा सा डीप करने की। अगर हमसे डीप हो गया तो हमारे पास अब अगला ऑप्शन है कि हमने लाइट रहना है। इसलिए जो नया पेशेंट है उसको हमेशा पहला कप लगा कर डिसाइड करेंगे कि आगे हमने कैसे चलना है। तो इसलिए जल्दी नहीं मचानी, हमारे पास कोई जल्दी नहीं है। हमारे पास हमने पेशेंट का, जब पेशेंट पूछे कि आपने मुझे मुझे कितना टाइम लगेगा, तो सर 40 to 45 मिनट्स आपको लग सकते हैं। ठीक है, 45 मिनट्स एक पेशेंट को देने चाहिए। हिस्ट्री ली, घंटा भी लग सकता है। तो आप उनको कहें आप 1 घंटा तक रिलैक्स होके मेरे पास आए कि आपको 1 घंटा मेरे पास लगता है, मैंने हिस्ट्री भी लेनी है, मैंने आपको कप लगाने हैं। लगाने का दुरानिया कितना होगा, 1 से 1.5 मिनट। और उसके लगाने के बाद जब स्ट्रेचेस लगाए हैं, उसके बाद भी 1 से 1.5 मिनट लगेगा। तो यानी इस तरह करते करते रिपीट करते करते हमें घंटा लग जाता है। तो इसलिए पेशेंट को तसल्ली के साथ पता हो कि हाँ मेरा काम अच्छे तरीके से हो रहा है। ये नहीं कि इधर कप लगाई हैं हमने फटाफट और इधर कप उतारे जी, आप ये जा तो वो जा, ऐसा कुछ नहीं करना। तसल्ली से पेशेंट की बात सुननी है। मेरे एक उस्ताद हैं, बहुत बेहतरीन बात करते हैं कि हमारा जो मुआलिज का इखलाक है ना, वो थेरेपिस्ट की बात नहीं करते। ओवरऑल जितने मुआलिज हैं उनका इखलाक जो है ना अंबिया के करीब तरीन होना चाहिए। अगर ये नहीं हो सकता ना तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अपने इखलाक को बेहतर हो। इस वक्त मुआलिज के इखलाक बहुत बुरे हो गए हैं। तो इसलिए लोग डॉक्टर से इतना थके हुए हैं। हिजामा थेरेपिस्ट के पास वो लोग आते हैं जो होम्योपैथिक, एलोपैथिक, हर तरह के बाबे, हर तरह के टोटके टूने कर चुके होते हैं। आखिर में वो सोचते हैं चलो
कपिंग को आजमा लेते हैं कि हिजामा भी करा के देख लेते हैं। सुन्नत के तौर पे कराने के लिए इस मोहब्बत में बहुत कम लोग आते हैं, तो इसलिए हम पे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि उनकी बात तसल्ली से सुन के उनकी चीजों को हैंडल करें। ठीक है, फिर आपने इस चीज को यानी इन सारी छोटे छोटे पॉइंट्स को देखना है। तो इन सारी छोटी छोटी चीजों को जब आप फॉलो करते हैं ना, आप 10 से 15 पेशेंट्स अटेंड कर लेंगे ना ऐसे ही, फिर आपका एक सीक्वेंस बन जाता है कि फिर आपके हाथों में चीजें होती हैं कि ठीक है मैंने इस तरह से ही लेकर चलना है और इस तरीके से मैंने बात करनी है। तो इससे इंशाल्लाह आपकी चीजें आपको क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। आपको ना आपकी स्क्रीन के ऊपर हम सबसे पहले ना हिजामा की पॉइंट से बात करें, हम बीमारियों की पे बात करें। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी की एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है। उसको देखते हुए ना आप ये देखें, आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर तो नजर आ रहा है, सबको पता है कि उसका दिमाग किधर है। ठीक है, दिमाग का सबको पता है। अब आपने ना इस तस्वीर को भी देखना है, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात को सुनना भी गौर से है। सबको पता उसका माथा कहाँ है, सबको पता है आंखें, मुंह की पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पता है कि हमारे चीक्स का है, नाक का है, होंठ का है, गर्दन का है। यहाँ तक सबको पता होता है। सामने की तरफ हमारे लंग्स हैं, आपको अपने लंग्स नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में भी आपको नजर आ रहा है कि आपके फेफड़े किधर हैं। फेफड़ों का हिस्सा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि खवातीन के चेस्ट के मसल ज्यादा होते हैं तो वो उभरी होती है। तो इस वजह से आदमियों को की अगर मिसाल दी जाए तो सामने की तरफ उनके लंग्स हैं। अगर हमारा ये सामने वाला हिस्सा जिसमें हमारी चेस्ट और उसके पीछे हमारे साथ हमारे लंग्स हैं, पीछे भी लंग्स का वही पॉइंट लगते हैं। अब हमारे लंग्स, अब आप देखें जहां पे हमारी चेस्ट खत्म होती है सेंटर में आए, हमारे बिल्कुल सेंटर में हमारा मैदा होता है। ठीक है, एक तरफ हमारा जिगर है और एक तरफ हमारा तिली है। आप लोगों को ये देखिए, एक हमारा यानी कि लंग्स है, हमारे दाएं तरफ हमारा हार्ट होता है, जो असल में हमारे जो स्टमक है ना, स्टमक और हार्ट को देखेंगे एक साथ होते हैं। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? देखें, जैसे ही हमारी चेस्ट खत्म हुई, उसके हमारे बिल्कुल दाएं तरफ हमारा दिल है, और दिल के ही साइड पे हमारा जो होता है ना, जिसको हमने इन्होंने लिखा हुआ है पेट लिखा हुआ है ना, लेकिन ये हमारा होता है मैदा। ठीक है, हमारा स्टमक, पेट के जो नीचे लिखा हुआ है जो स्टमक होता है, स्टमक और हार्ट की वॉल्स बहुत करीब करीब होती हैं। और हमारे सीधी तरफ जिगर होता है और हमारी उल्टी तरफ तिली होती है। मेरी यहाँ तक बात समझ आ रही है? आप में से कोई मुझे बताएगा, आप लोगों को समझ आ रही है ये बात? जी जी जी। आ रही है, आ रही। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। हमारा ब्रेन तक, दिमाग को तो सबको पता है कि दिमाग है, ये हमारा माथा है, आंखें नाक सब पता है। इससे नीचे आते हैं, जैसे ही हम अपने कॉलर बोन से नीचे आए, अपने कॉलर बोन पे सब हाथ रखें। कॉलर बोन से नीचे आई हमारा पूरा हिस्सा, अंदर की तरफ हमारे फेफड़े हैं और उभरी हुई हमारी चेस्ट है। ठीक है, जैसे ही चेस्ट की आप देखिए बिल्कुल दरमियान है ना जो हमारी, उसी दरमियान में हमारा स्टमक भी है और उसके दाएं तरफ हमारा हार्ट भी है। आप गौर करें ना, तो जहां पे स्टमक और हार्ट कितने करीब करीब है। इसलिए अक्सर जब हमें गैस्ट्रिक इशू होता है, तो वो दिल की तरफ भी इसकी गैस उसकी वेन्स में जाती है, तो लोग कंप्लेन करते हैं हमारे हार्ट में पेन हो रही है। वो हार्ट में नहीं, वो स्टमक में पेन हो रही होती है। और हमारे सीधी तरफ हमारा जिगर है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन हमारी जो पूरी लाइन है ना, दरमियान में हमारा मैदा, सीधी तरफ जिगर, उल्टी तरफ हमारी तिली होती है। ठीक है, जिसको हम स्प्लीन भी बोलते हैं। तो ये चीजें आपको समझ होनी चाहिए कि हमारे इसके बाद हमारे, अगर हम पूरे पेट पे आए, हाथ रखें, नीचे जाए तो हमारा बेली बटन, इसके ऊपर नीचे हमारी छोटी और बड़ी आंत होती है। ठीक है, हमारे छोटी और बड़ी आंत होती है। ब्लैडर हम सबको पता है कि जैसे ही हम बेली बटन से नीचे जाएंगे, हमारा साथ ही बहुत छोटा सा हमारा होती है यूट्रस। यूट्रस के ही बिल्कुल नीचे लाइन जहां से बिल्कुल खत्म होती है ना पेट की, वहां पे हमारा ब्लैडर होता है, यूरिन ब्लैडर होता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ये सबको पता था, लेकिन जब हम पॉइंट से बात करते हैं ना, तो सारे थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं। घुटने कहाँ है, पाँव कहाँ है, कंधे कहाँ है, बाजू कहाँ है, कोनिया कहाँ है, ये सबको पता है। यहाँ पे आके गड़बड़ हो जाती है कि हमारी बड़ी आंत छोटी आंत का है, ऊपर नीचे होती है वो। और हमारी बेली बटन से जैसे ही हम थोड़ा सा, हम 3 उंगलियां नीचे जाते हैं ना बेली बटन में, अगर आप हाथ रखें
3 से 4 उँगलियाँ नीचे जाते हैं तो हमारा यूट्रस होता है छोटा-सा, वो एक्सपेंड तब होता है जब हम उसको कंसीव करते हैं तो अल्लाह ताला फिर उसको एक्सपेंड कर देते हैं। उसी के थोड़े से नीचे जाके हमारा ब्लैडर होता है। फिर हमारा जहाँ से पेट का एंड होता है ना दाएँ और बाएँ, जहाँ से हमारी पेट की और यानी हमारी इसकी टाँगों का दरमियान है, यहाँ पे हमारी ओवरीज़ होती हैं, ठीक है? जहाँ से एग बनते हैं, ब्रेक होते हैं और हमारे पीरियड्स का निज़ाम है। तो ये पहले सिंपल इतनी सी चीज़ों को हमने समझना है कि ये चीज़ें कहाँ-कहाँ पे, ताकि जब हम इनके पॉइंट्स के ऊपर बात करें, तो हमें इन चीज़ों की समझ हो कि हमने इन पे कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को लेकर हमें और किडनीज़ हमारे दाएँ दाएँ और बाएँ तरफ है, पेट की यानी थोड़ी पेट की तरफ होती है, थोड़ी कमर की पसलियों की तरफ गई होती है किडनीज़। तो ये हम सबको पता है कि हमारी किडनीज़ यहाँ पे होती हैं। तो बाकी हमारी रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी मेंशन नहीं है। अब मैं बताती हूँ कि हमारी रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा मतलब ना हमारे लिए अहमियत का हामिल है। अल्लाह ने हर बड़ा छोटा ऑर्गन जो है, हर बड़ा छोटा ऑर्गन उसकी हर वेन को हमारी रीढ़ की हड्डी से जोड़ा होता है। खुदा न खास्ता अगर इसका बैलेंस खराब हो या इसका कोई सिस्टम खराब होता है, तो वहाँ से क्योंकि हमारे इसने सिग्नल देने हैं हमारे ब्रेन को, जो रीढ़ की हड्डी के से सिग्नल जाते हैं हमारे दिमाग तक। तो इस वजह से अगर खुदा ना ख़ास्ता वहाँ पे कोई इश्यू आ जाता है, तो ब्रेन के सिग्नल्स ख़त्म हो जाते हैं, तो इंसान अपाहिज हो जाता है। तो इसलिए हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ हर चीज़ जुड़ी होती है, तो आप नोटिस कीजिएगा हिजामा के ज़्यादातर पॉइंट्स पीछे लगते हैं। तो वो भी उतने ही इफ़ेक्टिव होते हैं, जितने कुछ जगहों पे आगे लगाने पे होते हैं। तो इतनी सी चीज़ है जो आपको समझ आई है। मिस फ़ातिमा मुझे बताएँ कि अभी हमारे पास नेक्स्ट क्लास के लिए कितना टाइम है? मिस फ़ातिमा अभी हमारे पास टाइम है कि हम अभी ब्रेक लेने के बाद रिपीट करें क्लास को? अच्छा, मेरे ख़्याल से मिस फ़ातिमा के नेटवर्क में कुछ है, तब तक आप मुझसे अभी और जो कल है, इसके मुत्तल्लिक या आपका आपके पास कोई भी सवाल है, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपका कोई सवाल है, तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो जी, वालेकुम आपने पॉइंट्स बताए हैं, हुँ। ये इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, ताकि हम बार बार सुने तो इंशाल्लाह हमारे दिमाग में बात बैठ जाएगी इंशाल्लाह। जी आपको इसकी रिकॉर्डिंग आपका लिंक सेंड किया था ना, वो आप जब लिंक खोलेंगी ना, तो वो लिंक आपको हम्म। मिलेगी। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगी, आप बार-बार रिकॉर्डिंग सुनें। मैं आपसे इसीलिए कह रही हूँ कि अभी बहुत कुछ है हमारे पास बताने के लिए। अभी ना आ आज मैंने वो बेसिक चीज़ें, वो बेसिक बेसिक मिथ खत्म किए हैं कि आपको पता हो कि ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? कल से ना जो नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे से इंशाल्लाह ताला होगी, तो मंडे से ना इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, यानी कि हम जनरल डिटॉक्स क्या है? हम आँखों के पॉइंट्स कहाँ क्यों आईसाइट के पॉइंट्स क्या हैं? हमारी जो है शुगर के पॉइंट्स क्या होंगे? वेट लॉस के पॉइंट्स क्या होंगे? हार्मोनल इम्बैलेंस के पॉइंट्स क्या होंगे? हम किस तरह इनको खुराक के ज़रिए और इनको डाइट के ज़रिए, होम रेमेडीज़ के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपका लिखना बहुत ज़रूरी है और ये तभी मुमकिन होगा जब आप बार-बार सुनेंगे, अपने मेन पॉइंट्स को लिखेंगे। और इसका बेहतरीन तरीकाकार है, हम तमाम स्टूडेंट से कहते हैं कि आप ना जब किचन में काम करें रिकॉर्डिंग लगा दें। अगर आप रिकॉर्डिंग लगा देते हैं बार-बार, तो उस जब आप सुनते रहते हैं तो फिर आपको चीज़ें जो है ना वो ज़हन में रहती हैं। 1 से 2 दफ़ा ज़रूर सुनें इसको, ठीक है? जी, ठीक है, किसी और का बहुत कोई और शुक्रिया, सवाल? जज़ाकल्लाह। बारिकल्ला। मुझे एक बात पूछनी थी। जी, जी। हमारे पास जो छोटी बच्चियां होती हैं, तो इनकी कौन सी एज से हम लोग करवा सकते हैं? मतलब आपने कल 12 साल का बताया था, तो क्या इससे छोटी उम्र के बच्चों का नहीं करवा सकते? अच्छा देखिए, मैंने आपको कल ये भी बताया था कि अगर मेरे अपने घर की जो बच्चियाँ और बच्चे हैं ना, मैं उनको जो है ना 4 से 5 साल की बच्ची को भी लगा देती हूँ अल-काहिल के ऊपर 1 पॉइंट, क्योंकि इसकी बड़ी बरक़ात है। हम लगा देते हैं, लेकिन अब प्रोफ़ेशनली काम करते हैं ना, तो हम बाहर की ही कहते हैं कि 12 साल के बच्चे से छोटे हम हमारे पास ना लेकर आएँ। हाँ, अगर कोई बहुत मेजर इश्यू हो और हमें पता हो कि अगर उसको हिजामा लगाने से वो मसला हल हो सकता है, तो फिर हम जो है अभी जैसे मेरे पास एक बच्ची लेकर के लिए कॉल आई कि उसकी ना वो पानी में डूब गई थी
बचपन में, और जिसकी वजह से उसके आँखों के पट्टे इतने वीक हो गए हैं कि जैसे ही गर्मियाँ आती हैं ना, तो उसकी आँखें लाल हो जाती हैं और उसको नज़र आना बंद हो जाता है। डॉक्टर्स के पास इसका कोई इलाज नहीं है। मुझे थोड़े दिन पहले किसी ने ये कॉल किया है। मैंने कहा, "अब बच्ची बच्ची की उम्र अभी 10 साल भी नहीं है।" तो मैंने उनको कहा कि बच्ची को माइंड बनाएँ, उसको ज़हनी तौर पे तैयार करें। अगर वो मानती है तो फिर मैं उसकी आँखों के पॉइंट्स लगाने को रेडी हूँ। तो अभी भी बच्ची लेकिन 10 साल की नहीं है। लेकिन ये चीज़ें मैं तब कहूँगी जब आप थोड़े से माहिर हो जाएँ ना, मतलब 1 साल, 1.5 साल गुज़ार लिया और आपके हाथों से पेशेंट गुज़रे हों, फिर छोटे बच्चों को लेकर आएँ ताकि आपसे हमसे कोई गलती ना हो। तो इसलिए हमने एहतियात बेहतर यही है कि आप अभी कोशिश करें कि 10-12 साल से ऊपर बच्चों को हिजामा करना शुरू करें। 12 साल से शुरू करें। ठीक हो क्या? और अगर जैसे बच्चे को जैसे हम करवा लेते हैं, जैसे मैं ना अपनी बेटी का करवाया है मैंने, कि जब ये हुँ। 4 या 5 साल की उम्र में थी, तो मैंने जो है नजले का करवाया था, जब इनके कान में तकलीफ होती थी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दफा से इनको इतना फायदा हुआ था कि दोबारा वो दर्द नहीं होता अब दोबारा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इनको ऐसे। मैदे का, तो हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी बेहतरी आई है कि ये खाना पीने लगी है। वरना ये खाती ही नहीं है, सबसे ज्यादा तंग मुझे इस बात पे करती थी। लेकिन मुझे ठीक जो है। डॉक्टर ने लगाया जामा, तो बहुत फायदा हुआ इनको ना, तो ये नहीं अल्हम्दुलिल्लाह तो फिर मेंटली तौर पर तैयार हो गई। बस ठीक है, अगर बच्चा मेंटली तौर पे रेडी है और लगाने वाले करने वाला मौलिज माहिर है, तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन मैंने आपको प्रोफ़ेशनली एक रूल बताया है कि होना यही चाहिए कि हम मेंशन यही करते हैं कि आप जो है तकरीबन 12 साल के बच्चे से स्टार्ट करवाएँ। क्योंकि एथिक्सली हमें ये जो चीज़ अनाउंस करनी होती है ना, वो यही है। लेकिन अगर बच्चे को कोई मसला नहीं हो तो वेल एंड गुड, आप बिल्कुल लगवा सकते हैं, आपके पास अपना एक्सपीरियंस है इस चीज़ का।